इसमें जो सबसे बड़ी जो कल्प्रिट है उसको तो आपने टच भी नहीं किया। मीडिया का रोल कहाँ पे है? आपको क्या लगता है कि मीडिया को क्या करना चाहिए था? मीडिया उस समय भी दबा हुआ था। मीडिया हर उस जगह पर दबता है जहां पर कि मीडिया को पैसा दिखता है। अभी पहली बार नहीं, कई सालों से पेपर लीक हो रहा है। तो ये सीधा सीधा एक सौदा है इंसानी जिंदगियों का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का सौदा है। यह सौदा है हमारे देश के भविष्य का। जो मिनिस्टर साहब हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी है कि इस तरह से पेपर लीक ना हो और बच्चों के भविष्य से खेला ना जाए। ऐसी बात नहीं है कि मिनिस्टरों को नहीं हटाया गया है, लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक प्रोटेस्ट पर इस्तीफा ले लेंगे तो ये प्रोटेस्ट बार बार होंगे। लेह लद्दाख के मुद्दों पर जेल पर भी डाला गया। हाँ। एक व्यक्ति सोनम वांगचुक, क्या उसकी हमें बलि दे देनी चाहिए? यमुना गंगा बचाओ आंदोलन को लेकर के घनश्याम दास बिरला ने काफी दिन तक प्रोटेस्ट किया, 3 लेटर भी लिखे पीएमओ को। आखिरकार क्या हुआ? उनकी मौत हो गई। जयप्रकाश आंदोलन के वक्त में इंदिरा गांधी की सरकार थी। हालांकि उस समय मीडिया बहुत ज्यादा मुखर नहीं थी। अन्ना आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन उसमें से भी कुछ नेता निकले। हो सकता है इसमें से भी कोई नेता निकल जाए, एक नई पार्टी बन जाए। हमें गांधी जी से सीखना चाहिए। गांधी जी ने हर भूख हड़ताल को जान देकर के खत्म नहीं किया, वरना कितने ही गांधी कई बार मर चुके। इस देश में जो सबसे बड़ी कमी है वो 2 चीज की है, शिक्षा और स्वास्थ्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मौसमी, आपकी होस्ट। आप देख रहे हैं द सिरोज टीवी। आज हम सिरोज टीवी के माध्यम से एक ऐसे ट्रेंडिंग मुद्दों पे बात करेंगे जो आप सब लोगों ने लगातार देखते हुए आ रहे सोशल मीडिया के थ्रू, कॉकरोच जनता पार्टी उर्फ सीजेपी। और हाल ही में एक प्रोटेस्ट भी चल रहा है जो कि जंतर मंतर पे। और हम सब लोग सोशल मीडिया पे लगातार कई सारे न्यूज़, कई सारे चीज़ें सुन रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज सामने आए हैं। और जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका मुद्दा है जो हाल ही में जो नीट का पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक होने के वजह से कई सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया। और नीट की तैयारी करने में बहुत टाइम लगता है। एक बच्चे अपने फ्यूचर के लिए कई सारे चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं। उनके पेरेंट्स, कई बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत लोअर क्लास फैमिली से होते हैं, तो लोन लेके पढ़ाते हैं। तो सवाल यही है कि हमारा शिक्षा व्यवस्था है वो कहाँ पे है। और जो प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा है वो जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा मांग रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ है बीके अग्रवाल सर, जो कि एक एडवोकेट है और ह्यूमन राइट्स के लिए लगातार काम कर रही है। तो आज हम जानेंगे उनका क्या राय है इस मुद्दे पे। बीके सर, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जंतर मंतर पे कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, और प्रोटेस्ट का जो मुद्दा है वो है कई सालों से, अभी पहली बार नहीं, कई सालों से पेपर लीक हो रहा है। और हाल ही में अभी नीट का पेपर लीक हुआ, और एक बच्चा बहुत सालों की मेहनत से एग्जाम की तैयारी करते और अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, एक अच्छा डॉक्टर बन के देश का सेवा करने के लिए, और उसी कंडीशन में पेपर लीक हो जाते, उनका सपना टूट जाते। और कई बच्चे हैं स्ट्रांग नहीं है मेंटली, बहुत परेशान हो जाते, और बहुत सारे बच्चे ने सुसाइड कर लिया। और जो सुसाइड नहीं किया वो भी बहुत मेंटली परेशान है। और जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया उनका पेरेंट्स का क्या है, उन्होंने कितने सारे सपने देखा था, तो प्रशासन उनको ना कुछ हेल्प करे, ना उनसे बात करे। उनका मेंटल स्थिति कहाँ पे? आपको क्या लगता है कि जो हमारा सरकार है उनको क्या करना चाहिए, ये जो इतने चैलेंजेस आ रहे हैं स्टूडेंट को? नमस्ते, मैं भास्कर कुमार अग्रवाल हूं और आज मैं आपके साथ बैठा हूं नीट पेपर लीक पर बात करने के लिए, जिस पर एक प्रोटेस्ट भी चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी सो कॉल्ड, जो कि एक सोशल मीडिया से निकली हुई पार्टी है, और हालांकि ये कोई रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा जेंजी का संगठन है जहां पर लोग अपने मुद्दों के लिए कम से कम आगे आ रहे हैं, बोल रहे हैं और अपने ग्रीवांसेस को बता रहे हैं। देखिए, हम एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जो कि दिल्ली एनसीआर है। दिल्ली एनसीआर के अंदर में हमारे पास इन चीज़ों की अवेयरनेस है, लेकिन जहां पर इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है वहां तक भी इन चीज़ों का दर्द है। बिल्कुल। अवेयरनेस होना एक बात है, दर्द होना दूसरी बात है। लगभग
30 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए थे। 30 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं और नीट एक ऐसा पेपर है, एक ऐसा एग्जाम है जो कि हमें डॉक्टर्स देता है और हम अपनी जिंदगियां उन डॉक्टरों के हाथों में सौंपते हैं। ये बात है 2 मई 2026 की। केरल का में पढ़ने वाला एक लड़का, वो अपने पिताजी को एक पीडीएफ भेजता है व्हाट्सएप पे और कहता है कि उसके पिताजी दूसरे शहर में एक हॉस्टल चलाते हैं और कहता है कि हॉस्टल के स्टूडेंट्स में ये पेपर बांट दो, ये नीट के पेपर हैं। ये 2 मई 2026 की घटना है। उसके बाद वो पेपर, उसके पहले की मैं आपको घटना बताता हूं। अप्रैल के अंदर में ये पेपर जब लीक होता है, गुड़गांव के एक बंदे के पास, एक व्यक्ति के पास ये पेपर आता है और वो उस पेपर को लेकर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है। उसमें लगभग 300 सवाल थे। उस पेपर के अंदर में लगभग 300 सवाल थे और वो, क्या ये पेपर सही है? वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को वो पेपर 10 लाख रुपए में बेचता है, जैसा कि मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, जो कि मीडिया की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। उस पेपर को 10 लाख रुपए में बेचता है और वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उस पेपर को आगे 15 लाख और 30 लाख रुपए में बेचते हैं। तो ये सीधा सीधा एक सौदा है इंसानी जिंदगियों का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का सौदा है, यह सौदा है हमारे देश के भविष्य का। अब बात आती है कि जो हमारे मंत्री जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी क्या लायबिलिटी बनती है? इसमें कल्प्रिट कौन है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी जो कल्प्रिट है उसको तो आपने टच भी नहीं किया। इसमें जो सबसे बड़ी कल्प्रिट है वो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम है पेपर को कंडक्ट करवाना, बिल्कुल, पेपर को सेट करना। अब आप पेपर एरोप्लेन से लेकर के जाएं, आप पेपर जंबो जेट से लेकर के जाएं, या पेपर आप जैसे भी लेकर के जाएं, लेकिन अगर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वहीं पर अगर कोई लूप होल है, अगर वहीं पर ऐसे लोग बैठे हैं जो कि पेपर को लीक करवा देंगे, तो फिर उस पेपर को आप किसी भी रास्ते से लेकर के स्टूडेंट तक पहुंचाएं, वो कोई रेलिवेंट पॉइंट नहीं है। सवाल यह है कि जो उत्तरदायित्व है वो इस देश के, जो इसको कंडक्ट कराने के जो सिरमौर हैं, जो मिनिस्टर साहब हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी है कि इस तरह से पेपर लीक ना हो और बच्चों के भविष्य से खेला ना जाए। अब इस पर जो कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि एक स्पॉन्टेनियस पार्टी बनकर के उभरी है, ग्रीवांस ग्रुप बनकर के उभरा है, वो लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका साथ हमारे देश के बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, सोनम वांगचुक, जिन्होंने आर्मी के लिए भी बहुत कुछ काम किया है। एक उन्होंने आर्मी के लिए एक ऐसा हाउस बना करके दिया है, एक ऐसा टेम्पोररी हाउस बना करके दिया है जो कहीं भी डिसमेंटल हो सकता है, कहीं भी स्टैब्लिश किया जा सकता है। उस हाउस को आप जब ग्लेशियर के टाइम में, जहां पर ग्लेशियर्स होते हैं, वहां पर जब आप उसको स्थापित करेंगे तो वो गर्मी देगा अंदर से। तो इस तरह के कुछ साइंटिस्ट हैं, उन पर 3 इडियट्स नाम की एक फिल्म भी बनी सोनम वांगचुक पर। आमिर खान ने सोनम वांगचुक का रोल निभाया, तो उनके नाम पे कई पेटेंट्स हैं। उनको बीच में लेह लद्दाख के मुद्दों पर, कुछ वहां के लोकल मुद्दों पर जेल पर भी डाला गया। तो अब वो इस बात के लिए अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार इस अनशन से बेखबर है, या यूं कह लें कि वो खबरदार नहीं होना चाहती। खबरदार नहीं होने का जहां तक सवाल है, तो इसका साफ मतलब है, सरकार का साफ मैसेज है कि आज हम अगर एक प्रोटेस्ट पर इस्तीफा ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि इस्तीफे नहीं हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि मिनिस्टरों को नहीं हटाया गया है, लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक प्रोटेस्ट पर इस्तीफा ले लेंगे तो ये प्रोटेस्ट बार बार होंगे। सरकार का ये मैसेज है। सरकार ये कहती है कि आप प्रोटेस्ट मत करो, आप हमसे आके बात करो। अब दूसरी तरफ भी हम देख लेते हैं, दूसरी तरफ सरकारें बात भी करने के लिए नहीं तैयार होती हैं। सरकारें ये कहती हैं कि हम अपने आप सुधारेंगे, आप हल्ला मत करो, आप बातें मत करो।
तो फिलहाल तो जो नेशनल की जियो पॉलिटिक्स है वो यही है, और सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन उस प्रोटेस्ट के साथ साथ हमें यह भी सोचना है कि क्या एक बंदा, एक व्यक्ति सोनम वांगचुक, क्या उसकी हमें बलि दे देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। पीछे भी यमुना गंगा बचाओ आंदोलन को लेकर के घनश्याम दास बिरला ने काफी दिन तक प्रोटेस्ट किया, 3 लेटर भी लिखे पीएमओ को। आखिरकार क्या हुआ? उनकी मौत हो गई। तो हमें यह भी देखना है। उसके बाद सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर पर ट्वीट लिख करके अफसोस भी जताया उनकी मौत पर। तो आगे चल के इनकी मौत पर भी अफसोस जता देंगे, या ये भी हो सकता है कि वो कहीं हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए जाएं और फिर उनको ग्लूकोज वगैरह चढ़े और ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। जैसा कि हमें इंफॉर्मेशन भी है, जैसा कि कहा भी कि 20 तारीख को हम ये प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे, एंड कर देंगे। तो अगर ये प्रोटेस्ट एंड हो जाता है तो ठीक है, वो एक सिंबल तो जाएगा ही सोसाइटी में कि भाई आपने प्रोटेस्ट किया, इतनी बड़ी घटना हुई, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, 18 लोग मरे, 20 लोग मर गए इस पेपर के चलते। कईयों ने अपनी जिंदगियां दे दी, कईयों ने अपनी जमीनें दे दी, कईयों ने अपने और पैसे लगा दिए, माओ ने कई गहने बेच दिए, गिरवी रख दिए, कितने के ऊपर पता नहीं एजुकेशन लोन होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। तो स्थिति तो वास्तव में बहुत पैथेटिक है, बहुत निंदनीय है। बिल्कुल। और जब प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी, शुरुआती दिनों में हमने देखा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मीडिया बहुत पावरफुल है। मतलब मुझे लगता है मीडिया चाहे तो कोई भी मुद्दे को हाईलाइट करके उसका कुछ एक समाधान निकल सकते। तो शुरू में हमने देखा कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके सेक्सुअलिटी पे, उनके कपड़ों पे, उनके जेंडर पे उनको पूछा जा रहा था आपका क्या एजुकेशन है, आप क्यों आए हो, आप नीट का फुल फॉर्म बताओ, यूपीएससी का फुल फॉर्म बताओ। तो मुझे लगता है जो मतलब जेन्युइन मुद्दा है उससे हट के जो भी मीडिया थे या इंडिविजुअल पर्सन थे, उन्होंने मुद्दे को हटा दिया और इंसान की एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, इंसान की जेंडर पे बात कर रहे। तो ये मीडिया का रोल कहाँ पे है? आपको क्या लगता है कि मीडिया को क्या करना चाहिए था? देखिए, आप वक्त याद कीजिए जयप्रकाश आंदोलन का। जयप्रकाश आंदोलन के वक्त में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस कांग्रेस की सरकार में भी स्थितियां कुछ ऐसी ही थी। देखिए, सरकारें आते जाते रहती हैं, कभी कांग्रेस की सरकार आएगी, कभी बीजेपी की आएगी, कभी आम आदमी पार्टी की आएगी, कभी इसकी आएगी, कभी उसकी आएगी, लेकिन एक कॉमन मैन जो है उसकी स्थिति नहीं सुधरती। जयप्रकाश आंदोलन के समय में भी मीडिया की यही स्थिति हुआ करती थी। हालांकि उस समय मीडिया बहुत ज्यादा मुखर नहीं थी, बहुत ज्यादा ब्लंट नहीं थी, बहुत ज्यादा आउटस्पोकन नहीं थी, बट उस समय भी यही हुआ था। जितने भी नेता थे सबको जेलों में बंद कर दिया गया था, देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। बिल्कुल। तो ये जब, लेकिन उस आंदोलन तो विफल रहा, लेकिन उस आंदोलन से कई नेता निकले जो कि आगे जाकर के वो भी भ्रष्ट हो गए। मूवी बनी हुई है एक, इमरजेंसी जी, एक मूवी भी बनी हुई है। और उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार भी गई। यही हाल अन्ना आंदोलन के समय भी हुआ। अन्ना आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन उसमें से भी कुछ नेता निकले, उसमें से भी एक पार्टी बनी, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी। ये भी एक आंदोलन है। हो सकता है इसमें से भी कोई नेता निकल जाए, एक नई पार्टी बन जाए। तो होने के लिए तो ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी जो मीडिया का सवाल आपने उठाया है, मीडिया उस समय भी दबा हुआ था, मीडिया आज भी दबा हुआ है। मीडिया हर उस जगह पर दबता है जहां पर कि मीडिया को पैसा दिखता है। सवाल यह है कि मीडिया को सरकार से कितनी फंडिंग मिल रही है, और सवाल यह भी है कि वो जो फंडिंग सरकार अपने पार्टी के लिए दे रही है, क्या वो राष्ट्रीय खर्चों में भी शामिल करती है? जी करती है। जवाब है करती है। ये जो पैसा खर्च होता है वो एक्सचेकर का पैसा है, पब्लिक डोमेन का पैसा है, और ये पैसा सरकारें, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सरकारें अपने अपने पार्टी को उठाने के लिए ये पैसा राजकोष से खर्च करती हैं। और इन्हीं पैसों की वजह से मीडिया कुछ न्यूज को छुपाता है, कुछ न्यूज को बताता है, कुछ न्यूज को बताते हुए छुपाता है। अभी जो ये तीसरा ट्रेंड है, बताते हुए छुपाना, इसमें बड़ा आर्टिस्टिक अप्रोच चाहिए। अभी मीडिया यही कर रही है।
अभी मीडिया खान सर को फैसल खान बताती है। हाँ। तो ये अभी मीडिया यही कर रही है। मीडिया का काम है जनता की आवाज उठाना। आप 9 बजे टीवी खोल लीजिए। मैं तो रोज 10 बजे के आसपास, जब प्राइम न्यूज का लगभग का समय होता है, मैं 10 बजे के आसपास टीवी खोलता हूं। पिछले 1 हफ्ते से मैं न्यूज नहीं देख रहा हूं। न्यूज में आप प्रमुखतः 4 चीजें देख सकते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पहला। दूसरा, आप मंदिरों में क्या हो रहा है, मस्जिदों में क्या हो रहा है, हिंदू ने क्या किया, मुसलमान ने क्या किया। तीसरा, इजराइल वाले युद्ध में क्या हो रहा है, उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान का क्या रोल है। चौथा, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे के ऊपर कैसे आरोप लगाए। ये प्रमुखता, ये 4 चीजें आप लिख करके रख लीजिए। कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाइए 10 बजे, 1 घंटा न्यूज देखिए। उस 1 घंटा में आप मिनट्स काउंट कर लीजिए। आपको यह दिखेगा कि इन 4 चीज पर लगभग 50 मिनट चलेगा। बिल्कुल। पहले मीडिया का एक सर्किल हुआ करता था, वो हर एक देश के हर एक कोने में उनके रिपोर्टर हुआ करते थे। आज मीडिया सेंट्रलाइज्ड हो गया है, वो लिटियंस जेली के आसपास घूमता है। आज मीडिया सिर्फ मंत्रियों के घर जाता है और लिटियंस की खबर उठाता है। बाकी जो खबरें हैं वो खबरें छांटी जाती है न्यूज एजेंसियों से। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंस, उनके पेरोल पर रहने वाले रिपोर्टर्स। आप पता लगा लीजिए, अगर आपके मीडिया में कोई भाई बंधु हो तो आप पता लगा लीजिए, वो सिस्टम लगभग ध्वस्त हो गया है। बिल्कुल। ये सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, जहां की न्यूज एजेंसियों से खबरें खरीदी जाती हैं और खरीद करके उनको चलाया जाता है। तो जिससे कि उनकी कॉस्टिंग भी कम होती है। और जो स्ट्रिंगर हैं, स्ट्रिंगर का मतलब कि जो अपने आप न्यूज देते हैं और वो उस न्यूज को बेचते हैं, बनाते हैं और बेचते हैं, वो उनसे भी न्यूज खरीदते हैं। इनके अपने पेरोल पर कोई है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये डाइल्यूशन मिलेगा, ये सेपरेशन भी मिलेगा, जहां पर कि कुछ न्यूज को दबाया जाएगा, कुछ न्यूज को उठाया जाएगा। और जिस न्यूज को उठाना उनकी मजबूरी है, उसको इस एंगल से उठाया जाएगा ताकि वो पब्लिक के मन में एक कंट्रोवर्सी, एक डिस्प्यूट पैदा कर सके ओरिजिनल न्यूज के सामने, उसके अगेंस्ट उसको खड़ा कर सके। बिल्कुल। तो मीडिया का तो यही रोल है। मुझे तो लगता है कि जो इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म लोगों ने बनाया है डिजिटल मीडिया, उसमें आप अच्छा न्यूज फिर भी देख पा रहे हो, जो भी मतलब दुनिया में हो रहा है। जैसे कि मैं खुद गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं एक इंसान हूँ, इंसान होने के नाते मुझे एक बार जाना चाहिए। तो मैंने देखा कि मेन स्ट्रीम वाला मीडिया तो नहीं था, बट इंडिविजुअल जो इंसान है वो दिन रात 24 घंटे उधर है, कहीं ना कहीं कुछ मतलब कवर कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि एक इंसान उसमें फिर भी ज्यादा अभी डर का माहौल नहीं है, जितना डर का माहौल मतलब ऐसे न्यूज चैनल पे। तो मुझे यही लगा कि वाकई में वो लोग काम कर रहे हैं जो डिजिटल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है। देखिए, ऐसा है कि इस देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हम या तो एक्सट्रीम राइट हैं या तो हम एक्सट्रीम लेफ्ट हैं। एक्सट्रीम राइट का मतलब यह है कि या तो हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, या तो हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं या हम बिल्कुल सरकार के खिलाफ हैं। दोनों ही चीजें गलत हैं। अगर आप किसी के भक्त बन जाएंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के भक्त बन गए, तो उसकी सही या गलत हर चीज को आपको वहन करना पड़ेगा। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट चले गए तो उसकी हर एक अच्छी चीज भी आपको गलत लगने लगेगी। तो मीडिया या तो एक्सट्रीम लेफ्ट जा रहा है या तो एक्सट्रीम राइट जा रहा है। हमें एक ऐसे सेंट्रल मीडिया की जरूरत है जो कि ये बोल सके कि ये खबर है और इस खबर को आप वैसे देखिए जैसे ये खबर है। बिल्कुल। जहां तक बात रह गई यूट्यूब की, तो मेरे कहने में ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये कोई प्रेजुडिस नहीं है कि जो खबर सोशल मीडिया पर यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या और भी दूसरे चैनल्स के थ्रू आ रही है, इवन प्रिंट मीडिया या फिर आपको यूट्यूब मीडिया या जो कुछ भी, उसमें भी आपको फिल्टर करना पड़ेगा। उसमें भी कुछ ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन सो कॉल्ड बहुत वो लोग बहुत लाइक्स हैं, उनके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। चलिए कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे कि अभिषार शर्मा है, जैसे कि पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, जैसे कि आपको
एनडीटीवी के और भी कई पत्रकार हैं, तो रवीश कुमार हैं, तो ये जो मीडिया, आप इनके भी न्यूज देखिए, ये एक्सट्रीम लेफ्ट जा चुके हैं। बिल्कुल। इनको अब सरकार से एक खुन्नस भी है, एक पर्सनल खुन्नस भी है, जहां पर कि ये चाहते हैं कि सरकार की बेइज्जती हो। इनके हर एक न्यूज में लगता है कि सरकार की बेइज्जती हो। देखिए, ये भी सही नहीं है। हाँ, आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि इश्यू क्या है। आप कि अगर सरकार के प्रो को लेकर के, उसके कंटेम्पलेशन को लेकर के, उसको व्यू में रख करके अगर आप एक न्यूज चलाते हैं, पब्लिक में एक माहौल बनाते हैं सरकार के प्रो, वो गलत है। आप पब्लिक में एक माहौल बनाते हैं सरकार के अगेंस्ट, वो भी गलत है। आपके पास अगर फैक्ट्स नहीं हैं तो आप उसको, आपके पास अगर संप्रेषणीयता की बहुत अच्छी शक्ति है, आपकी अगर कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, तो आप किसी भी तरीके का माहौल अगर बनाते हैं उस पावर को यूज करके, उस शक्ति को यूज करके, तो भी आप गलत कर रहे हैं। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में भी देखें, आप सोशल मीडिया को भी देख लीजिए, इस परिप्रेक्ष्य में जो कि अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है नीट के पेपर को लेकर और सेवरल लीक्स को लेकर के, तो भी हम ये पाएंगे कि दो धड़ों में ये मीडिया बटा हुआ है। आप मुझे कितने मीडिया ऐसे हाउसेस का नाम बताएंगे जो इस प्रोटेस्ट की सही खबर फैक्ट्स के साथ दे रहे हैं? इस ऐसे आप मुझे, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सॉरी सवाल पूछने का काम यहां पर आपका है, मगर मैं आपसे भी ये सवाल पूछता हूं कि आप ऐसे 4 न्यूज चैनल का नाम सोशल मीडिया के में बता दीजिए जो कि इसका फैक्चुअल पोजीशन बता रहे हैं, वो अपना व्यू इसमें पुट नहीं करते हैं। जहां भी अपना व्यू पुट होगा वो एक डिस्क्रिमिनेशन होगा, किसी प्रो पे जाने के लिए, अगेंस्ट में जाने के लिए। आप ऐसे 4 न्यूज चैनल का मुझे नाम बता दीजिए जो यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रहे हो। नहीं है। तो वैसी स्थिति में ये पब्लिक के ऊपर ये बहुत बड़ा बर्डन है, ये देखना कि मीडिया, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इन तीनों मीडिया के अंदर में आप ये पब्लिक को ये देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बर्डन भी है पब्लिक के ऊपर, क्योंकि पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं है। पब्लिक या तो जॉब कर रही है, या प्रोफेशन कर रही है, या वो अपने व्यापार को कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, या जो कुछ भी कर रहे हैं। पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं है कि उसको बैठ करके 4 चैनलों को मिला करके फिल्टर करे। बट क्या खबर दिखाने वाले मीडिया खत्म हो गए हैं भारतवर्ष में? बिल्कुल। खबर ये चलेगी या तो कि हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में खबर चली थी कि हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, या तो खबर ये चलेगी, या खबर ये चलेगी कि प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के हुए शर्मसार। तो ये दोनों ही खबरें गलत हैं। बिल्कुल। आपने अभी जिक्र किया था कि सोनम वांगचुक सर, जो कि इतने बड़े साइंटिस्ट है और लद्दाख में उन्होंने किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया है कि वो सही टेम्परेचर में अपना खेती कर सकते। उन्होंने आर्मियों के लिए, हमारे जो देश का सेना है उनके लिए भी बहुत कुछ किया है, और उनके ऊपर मूवी भी बने हुए हैं, और जिसमें सेलिब्रिटी जो है इतने पैसे कमाए, इतना नाम हुए है, और आज वो इंसान आज 14 डेज है हंगर स्ट्राइक पे है। और मैं उस दिन गई थी, उनका स्थिति बहुत खराब है, लगातार उनका वजन कम हो रहा है, उनका ब्लड प्रेशर स्थिति ठीक नहीं है, वो चल के वॉशरूम तक नहीं जा पा रहे हैं, उनको पकड़ के ले जा रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हम कौन से देश में है, और जो प्रशासन को करना चाहिए था, उनका प्रोटेस्ट करने का मुद्दा है कि रिजाइन। और उसी में मैंने एक क्लिप देखा जो धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो प्रोटेस्ट करे वो टेररिस्ट है। तो मतलब अभी भी उनके इस्तीफा की बात चल, अभी भी वो कहीं से उनको रिग्रेट नहीं हो रहा है, और लगातार उनका कुछ ना कुछ कमेंट चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जिस चीज के लिए वो हंगर स्ट्राइक पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना चुनौती का सामना कर रहे हैं, क्या असल में कुछ होने वाले है? मतलब जो प्रोटेस्ट का मुद्दा है, क्या कुछ निकल के आएंगे सामने? देखिए, देश तो हमारा बहुत बढ़िया है। हाँ। हम जिस देश में हैं वो देश बहुत बढ़िया है। सवाल ये नहीं है कि हमारा देश कैसा है, क्योंकि देश देशवासियों से बनता है।
कुछ गिने चुने पॉलिटिशियंस, मैंने फिर कहता हूं ये बात, सरकारें आएंगी जाएंगी, पॉलिटिशियन आएंगे जाएंगे, लेकिन जो देश के लोग हैं वो देशवासी ही रहेंगे। तो देश तो हमारा बहुत अच्छा है, क्योंकि यही वो देश है जहां पर इतना पेपर लीक होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी स्टूडेंट्स पढ़ना बंद नहीं करते। यही वो देश है जहां पर कि टीचर पढ़ाना बंद नहीं करते। यही वो देश है जहां पर कि 1 लाख के करीब सरकारी स्कूल, खासकर राजस्थान में जहां पर कि सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, उसके बाद भी एजुकेशन के लिए कोई कमी नहीं आती है और हमारा बहुत बढ़िया माइंड ये देश प्रोड्यूस करता है। अब जो बात रह गई सोनम वांगचुक सर की, तो सोनम वांगचुक देखिए एक साइंटिस्ट हैं, वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, आहत हुए हैं कहीं ना कहीं। मैं नहीं मानता कि प्रोटेस्ट जो है वो उनको वहां तक लेके जाना चाहिए जहां तक उनकी जान चली जाए। बिल्कुल। देखिए, जब आप एक पानी के जहाज में रहते हैं ना, तो पानी के जहाज में एक चीज लिखी हुई मिलती है और उसका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि अगर जहाज डूबने लगे तो पहले अपने ऊपर मास्क लगाएं, ऑक्सीजन मास्क, उसके बाद अपने बच्चे के ऊपर लगाएं। इसलिए कि अगर आप नहीं रहेंगे तो आपका बच्चा भी नहीं रहेगा। तो मेरा यह मानना है कि सोनम वांगचुक जैसे लोगों को यह भी समझना चाहिए कि जो इतना अच्छा माइंड है वो अपनी जान की आहुति ना दें, वो इस प्रोटेस्ट को एक ईगो सिस्टम ना बनाएं, अपनी जान ना दें, जान की बाजी ना लगाएं। प्रोटेस्ट हो गया और प्रोटेस्ट करें और प्रोटेस्ट करें और प्रोटेस्ट करें, बिल्कुल, लेकिन उनकी जान लेकर के कोई याद नहीं रखेगा। हमें गांधी जी से सीखना चाहिए। गांधी जी ने भी कई भूख हड़ताल किए, आप पढ़ करके देखिए। गांधी जी ने हर भूख हड़ताल को जान देकर के खत्म नहीं किया, वरना कितने ही गांधी कई बार मर चुके होते। उन्होंने कई और प्रोटेस्ट भी किए, कई और तरीके के किए, और वो उस समय किया जब हमारे पास कोई मीडिया का साधन नहीं था, कोई कम्युनिकेशन का कोई इतना बढ़िया रास्ता नहीं था। अब तो हमारे पास कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे रास्ते हैं, तो बजाय इसके कि वो जान दे दें, मेरा मानना यह है कि वो देश भर में घूम करके देश के लोगों को जगाएं, बिल्कुल, उनके उनके अधिकार बताएं। और देखिए, इस देश में जो सबसे बड़ी कमी है वो 2 चीज की है, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर इन 2 मुद्दों पर काम किया जाए, ये देश अपने आप डेवलप कर जाएगा। इसको किसी की जरूरत नहीं है डेवलप करवाने के लिए, ऊपर वाले की असीम कृपा है, ये देश डेवलप कर जाएगा। तो मेरी सोच, पर्सनल सोच हो सकती है ये, बट मेरी सोच और ये मेरा मैसेज उनके लिए यही है कि वो अपनी जान न दें, बल्कि देश भर में घूम करके वो देशवासियों को जगाने का काम करें। बिल्कुल। देखिए, हमें एक तरफ इस प्रोटेस्ट को रख लीजिए, एक तरफ आप भविष्य के जो डॉक्टर्स हैं, जो एसएससी के कैंडिडेट्स हैं, जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनको रख लीजिए, और एक तरफ देश की अपनी मेहनत रख लीजिए जो कि इंडिविजुअल मेहनत है। एक चीज हम ध्यान दें, सचिन तेंदुलकर उस समय महान खिलाड़ी बने जब कोई बहुत बड़ा रिसोर्स नहीं था। जब अब्दुल कलाम आजाद उस समय बहुत बड़े साइंटिस्ट बने जब हमारे पास रिसर्च के लिए बहुत पैसा नहीं था। तो ये देश ने हमेशा रत्न पैदा किए हैं, और ये रत्न स्कैर्सिटी से निकला है, कमियों से निकला है, गरीबी से निकला है। तो मेरा मैसेज ये है लोगों को कि अगर आपके देश में, आपके घर में, आपके सराउंडिंग्स में अगर कमी है भी, तो भी एक पत्थर तबीयत से उछालिए, आसमान में सुराख होगा। डेफिनेटली। और हमने अभी तक जो चर्चा किए हैं, आशा करते हैं जो हमारे ऑडियंस है उनको भी अच्छा लगे, कुछ इम्पैक्टफुल मैसेज उन तक पहुंचे। थैंक यू सो मच
ऐसे ही सिरोस टीवी को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।